सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। राजनीति की बिसात पर शाह और मात का ऐसा खेल आपने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा होगा। जहां दिल्ली के चाणक्य कहे जाने वाले मोदी और शाह की पूरी प्लानिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी सेंधमारी करने पर और फिर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के सांसदों को अपने पाले में तोड़ने के बावजूद बीजेपी के सारे अरमान अचानक टूटकर बिखर गए हैं। दरअसल विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था। सरकार 2/3 बहुमत के बेहद करीब पहुंच रही थी और तभी एंट्री होती अमित शाह के उस गुप्त ऑपरेशन डीएमके की, जिसके तहत अंदर खाने यह चर्चा थी कि डीएमके के 22 सांसदों के सहारे बीजेपी की डील लगभग पक्की हो चुकी है। मानसून सत्र में बीजेपी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली थी जिससे विपक्ष का नामो निशान मिट जाता और जिसे ऑपरेशन परसीमन कहा जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर बाजियों की इस उलझी हुई बिसात के बीच उनको ऐसा झटका लगा कि अमित शाह का यह पूरा प्लान कच्चे धागे की तरह बिखर गया। पहली नजर में यह राहुल गांधी और थलपति विजय की जीत लगती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का ताना बाना पर्दे के पीछे से तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने बुना है, जो केंद्र सरकार की उस मंशा को बहुत पहले ही भांप गए थे, जो दक्षिण भारत के राजनीतिक वजूद को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकती थी। और उन्होंने समय रहते राहुल गांधी तथा एमके स्टैलिन को इशारा किया, जिसके बाद देश की राजनीति का यह पूरा खेल ही पलट गया। बीजेपी चाहती थी कि परसीमन बिल और एक देश एक चुनाव के वक्त डीएमके के 22 सांसद या तो सीधे सरकार का साथ दें या फिर वोटिंग के समय सदन से वॉकआउट कर जाएं, ताकि विपक्ष के वोटों की संख्या कम हो और सीधे मोदी सरकार को इसका एक तरफा फायदा मिल जाए। लेकिन यहाँ डीएमके का यूटर्न आता है, जिससे दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सबको चौंका दिया। तमिलनाडु की राजनीति में भले ही डीएमके और थलपति विजय की टीवीके के बीच 36 का आंकड़ा रहा हो और विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने डीएमके का हाथ छोड़कर थलपति विजय के साथ सरकार बना ली, जिससे स्टैलिन और कांग्रेस के बीच एक गहरी बर्फ जम गई थी। मगर बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्षेत्रीय लड़ाइयों को भूलना पड़ता है। बीसीके प्रमुख थिरुमावलवन के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को राज्य में भले ही एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के तानाशाही के खिलाफ हम सबको एक ही राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने तुरंत लपक लिया और इसका खुला समर्थन कर दिया, जिसके बाद विचारधारा की इस जंग में डीएमके ने फिर से इंडिया गठबंधन की अभेद किले में वापस लौट रही है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में जो विपक्षी दलों की रोजाना मीटिंग होती है, उसमें अब वामपंथी पार्टियों और टीएमसी के साथ साथ डीएमके के 22 सांसद भी पूरी ताकत से सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव के समीकरण और नतीजे चाहे जो भी रहे हों, लेकिन हमारी सोच और विचारधारा कभी नहीं बदल सकती। अप्रैल के महीने में जिस तरह स्टैलिन ने परसीमन बिल का खुलकर विरोध किया था, वो आज देश के संघीय ढांचे और संविधान को बचाने के लिए अपनी बात पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भारी घबराहट और बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि विधायकों और सांसदों को दल बदल कराने वाले पारंपरिक ऑपरेशन लोटस तो अक्सर कामयाब हो जाता है, लेकिन देश की राजनीति का पूरा भूगोल बदलने वाला जो परसीमन बिल का खेल था, अब वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या अमित शाह इस तगड़े झटके के बाद चुपचाप शांत बैठ जाएंगे या फिर मानसून सत्र के शुरू होते ही दिल्ली के तर्कस से कोई ऐसा नया और अदृश्य तीर निकलेगा जो विपक्ष को इस नए चक्रव्यूह को बीच में भेज सके। राजनीति में कोई भी रास्ता कभी पूरी तरह बंद नहीं होता और जब दांव पर देश की सर्वोच्च सत्ता की कमान हो, एक देश एक चुनाव और परसीमन जैसी दूरगामी ऐतिहासिक योजनाएं टिकी हों, तो शाह और मात का यह खेल आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक, तीखा और दिलचस्प होने वाला है। दरअसल दिल्ली की सत्ता में बैठे सेनापति इस बात को अच्छी तरह जानते हैं
कि अगर इस बार मानसून सत्र में परसीमन की इस विषाद को आगे नहीं बढ़ाया गया तो भविष्य में दक्षिण भारत के राज्यों का बढ़ता हुआ आक्रोश संभालना नामुमकिन हो जाएगा। और यही सबसे कमजोर नस थी जिसे चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही खामोशी के साथ पकड़ा और सीधे विपक्ष के पाले में डाल दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति और क्षेत्रीय दलों के बीच जो अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही थी, उसे पलटने में राहुल गांधी की इस नई रणनीति ने फेविकोल का काम किया है। जहां उन्होंने अपने पुराने मतभेदों और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की टीस को भूलकर स्टालिन का हाथ थामना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर दिल्ली की जंग जीतनी है तो चेन्नई के किले को महफूज रखना होगा। अब पूरी दुनिया की नजरें संसद के उस गलियारे पर टिकी हैं जहां एक तरफ सरकार अपने सहयोगियों के भरोसे 2/3 बहुमत का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन डीएमके के इन 22 सांसदों की ढाल लेकर सरकार के हर एक बिल के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ किसी एक कानून या संशोधन की नहीं रह गई है, बल्कि यह लड़ाई इस बात की है कि आने वाले समय में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु दिल्ली की इच्छाएं हो या फिर राज्यों का वो संघीय ढांचा जिसकी दुहाई देकर आज पूरा विपक्ष एक मंच पर खड़ा नजर आ रहा है। अमित शाह की रणनीतियों को इस तरह बीच रास्ते में पटखनी देना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले शिवसेना और फिर टीएमसी के भीतर दरारें पैदा करके विपक्ष के हौसले पस्त किए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि मानसून सत्र महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। लेकिन राजनीति की खूबी यही है कि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो कोई पहले से सोच नहीं पाता। थलपति विजय की पार्टी का उभार और उसके बाद कांग्रेस का उनके साथ जाना भले ही राज्य स्तर पर डीएमके के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब देश के लोकतांत्रिक ताने बाने की बात आई तो स्टालिन ने यह साबित कर दिया कि वह एक मंझे हुए राजनेता हैं जो वक्त की नब्ज को पहचानना बखूबी जानते हैं। इस पूरे सियासी उलटफेर ने न सिर्फ बीजेपी के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर एनडीए के अन्य घटक दलों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई केंद्रीय सत्ता का इकबाल अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक गतिरोध है जिसे सरकार अपनी किसी नई चाल से दूर कर देगी। आने वाले 20 दिनों के भीतर संसद के पटल पर जो भी दृश्य दिखाई देंगे वो इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा अगले कई दशकों के लिए तय करने वाले हैं, और इसीलिए देश का हर एक नागरिक इस समय बेहद उत्सुकता के साथ इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरे सियासी उलटफेर और पर्दे के पीछे की इस गुप्त डीलिंग और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक मचे इस महाहड़कंप पर आपकी अपनी निजी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, स्टालिन और नायडू की तिकड़ी मिलकर वाकई मोदी और शाह के अभेद माने जाने वाले किले को पूरी तरह ध्वस्त करने में कामयाब हो चुकी है, या फिर अभी कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है? अपनी मूल्यवान राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल मत भूलिएगा इस बेहद इंफॉर्मेटिव और तीखे विश्लेषण वाले वीडियो को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश की जनता तक यह इनसाइड स्टोरी पहुंच सके। जय हिंद।